Hello dear student, I am Dr. Manish Jaiswal. In this video, we are going to discuss about molecular basis of inheritance. Actually, genetics is divided in three important parts. First part is Mendelian basis of inheritance, second is chromosomal basis of inheritance, and third is most important molecular basis of inheritance. In your book 12th NCERT, genetics is given in two parts. Mendelian basis of inheritance and molecular basis of inheritance, but for convenient we divided it into three parts, as I told you. In molecular basis of inheritance, mainly we discuss about DNA replication, transcription, translation, gene regulation and human genome project sometimes. ठीक है, तो बेसिकली मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक जो पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे कि बार बार इसमें हमारे पास आएगा डीएनए, आरएनए, ये टर्म्स आएंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में. तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हम लेके चलेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में. ये जो वीडियो की सीरीज़ रहेगी जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये क्लास 11th के स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट या फिर वो स्टूडेंट देख सकते हैं जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं. ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा वीडियो. कोशिश करिएगा आपकी फर्स्ट पार्ट से लेके वीडियो के लास्ट पार्ट तक आप लास्ट तक अंत तक बने रहें. साथ ही साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में नीट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं. तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि नीट के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करना है. ठीक है, तो बहुत सिंपल चैप्टर है, डिफ़िकल्ट नहीं है. अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल है. थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चलना है हमको, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लेने वाले हैं दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड. दो चीज़ों पे फोकस नहीं करना है बेटा. एक मेरी हैंड राइटिंग पे, जैसे कि आप सब जानते हैं डॉक्टरों की राइटिंग कैसी हो जाती है, पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, अभी ऐसा हो गया है. दूसरा, अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो वो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. जो मैं बोलूँगा उसको आपको समझना है. ठीक है, गलतियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे आप, मैं पहले से बता रहा हूँ आपको. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट है न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, पहले तो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन साइड न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन प्रोकैरियोटिक सेल. दे आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ सेल इन साइटोप्लाज्म, राइट. सो एंड देयर बेस केमिकल नेचर इज एसिडिक, राइट, सो कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाई मिशर, साइंटिस्ट का नाम है मिशर. डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड इन पस सेल. जो डेड WBC होता है, वुंड में जो पस का फॉर्मेशन या मवाद कहते हैं इसको हिंदी में, तो पस का जो फॉर्मेशन होता है उसमें इसने डिस्कवर किया हुआ था न्यूक्लिक एसिड को, और टर्म दिया था इसको न्यूक्लिन. न्यूक्लियन टर्म दिया था मिशर ने, ये न्यूक्लियन टर्म दिया था. बाद में इसके टर्म को अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड में चेंज कर दिया, राइट. आप सब जानते हो कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है दे आर मेनली फाउंड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. दे आर एक्चुअली पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और यू कैन से दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो एक टर्म आ गया हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, सिंपली, है ना. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये किससे फॉर्मेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल पे जाना पड़ेगा. तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है बेटा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट. ठीक है, फॉस्फेट इज नथिंग, इट इज जस्ट फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. ठीक है, तो जो सिंपल है उसको पहले क्लियर करते हैं. ऑल ऑफ यू नो दैट फॉस्फेट H3PO4. अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये कैसे बना, तो जो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है आप सब जानते हो नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर. नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर. तो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो दैट बिकम न्यूक्लियोटाइड. और जब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और जिसको आप न्यूक्लिक एसिड कहते हो. तो न्यूक्लिक एसिड में भी मेनली हमारे पास दो हैं. ठीक है, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है,
तो अब इसमें हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड जो बना है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर से, तो इसमें से भी सबसे पहले सिंपल को ले लेते हैं, दैट इज पेंटोज शुगर। ठीक है, तो पेंटोज शुगर भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर मेनली जो हमको यहाँ पर डिस्कस करना है, एक होता है बेटा राइबोज शुगर एंड अनदर इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। ऑल ऑफ यू नो दैट कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। कभी भी आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है राइबोज शुगर का या डीऑक्सीराइबोज शुगर का, तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको हमको कैसे करना है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो देखिए, ये जो पेंटोज शुगर है देयर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड का बेसिक जो फार्मूला होता है CnH2nOn। दैट मीन्स पेंटोज शुगर में कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन होंगे तो आपका ये जो फार्मूला आ जाएगा राइबोज शुगर का, C5 हो जाएगा, H10 हो जाएगा और O5 हो जाएगा। तो ये बेसिक फार्मूला है। अब इस फार्मूले का जो CnH2nOn है, इस फार्मूले का एक्सेप्शन है कौन? डीऑक्सीराइबोज शुगर। कैसे एक्सेप्शन है? स्ट्रक्चर से आपको पता चलेगा। तो पहले मैं राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसी के बेसिस पे फिर हम डीऑक्सीराइबोज शुगर के स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है, एक पेंटागोन आप बना लीजिए इस तरीके से। इज इट ओके? ठीक है, और यहाँ पे टॉप पोजीशन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ऑल 4 पोजीशन पे क्या होता है? आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कार्बन बना लिया। इज इट ओके? 5th कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होता है एज CH2OH। अभी जितने भी आपको कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है, इन तीनों कार्बन के पास आप क्या कर लो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनके पास प्रेजेंट होता है, OH, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, अब इसमें आप जानते हो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो जितने भी जगह आपको लग रहा है कि बॉन्ड कम है, तो वहाँ पे आप क्या अटैच कर दो? हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, आप एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन लगा दो। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये जो बना, ठीक है, ये है आपका राइबोज शुगर। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको? कार्बन की काउंटिंग करना है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। राइबोज शुगर हो या डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, दोनों में कार्बन की काउंटिंग एक जैसी होती है और ये यूनिवर्सल है। हमेशा आपको ऐसा ही करना है। केमिस्ट्री में आपने ये चीज़ भी पढ़ा होगा कि कार्बन की नंबरिंग जो करते हैं, ये हमेशा वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, इन दिस इज 5th कार्बन। ये कार्बन काउंटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, आपने डीएनए में कई बार डायरेक्शन पढ़ा होगा, 5 प्राइम ओरिएंटेशन टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन, ऐसा आपने डायरेक्शन पढ़ा होगा। तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये जो ओरिएंटेशन होता है, बाद में हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है। ये कार्बन जो आपको नंबरिंग दिख रहा है ना, इसी को इंडिकेट करता है। ठीक है, इस 5 प्राइम या 3 प्राइम यहाँ पे ऐसे इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया हमारा राइबोज शुगर, राइट। नाउ डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय डीऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोज शुगर एट 2nd पोजीशन। यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा, तो इस तरीके से आपका ये क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। पहले ये राइबोज था, अभी ये क्या बन गया? डीऑक्सीराइबोज। कुछ नहीं करना है, 2nd नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन को आप क्या कर दो? रिमूव कर दो। दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन ऑफ राइबोज शुगर। तो आपका ये डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगा। काउंटिंग ऐसे ही रखनी है, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th कार्बन। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर। सिंपल है। ठीक है, आगे अगले स्टेप में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोसाइड के बारे में। ठीक है, तो ये आपका पेंटोज शुगर हो गया। तो न्यूक्लियोसाइड में मैंने दूसरा जो पार्ट बताया था आपको, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस। तो पेंटोज शुगर हमने 2 टाइप के डिस्कस की, नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप का होता है बेटा, बहुत सिंपल, प्यूरिन एंड पायरामिडिन। ठीक है, प्यूरिन एंड पैरामिडिन। प्यूरिन 2 टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। पैरामिडिन 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, प्यूरिन और पैरामिडिन में बेसिक जो डिफरेंस है, प्यूरिन एंड पैरामिडिन ये दोनों हेटेरोसाइक्लिक रिंग होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो रिंग फॉर्मेशन होता है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों होता है। जैसे बेंजीन आप याद करिए, बेंजीन में जो रिंग फॉर्मेशन होता है उसमें ओनली कार्बन से रिंग का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिंग का फॉर्मेशन होता है कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से होता है, सो कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हाँ, डिफरेंस की बात कर रहे थे, ये 9 मेंबर्ड रिंग होता है, इसमें 9 मेंबर होते हैं इसके रिंग में, और इसमें जो होते हैं 6 मेंबर होते हैं।
ठीक है। प्यूरिन 9 मेंबर्ड रिंग होता है और पिरामिडिन जो होता है 6 मेंबर्ड रिंग होता है। अब नाइट्रोजन की पोजीशन क्या होती है ये भी आप बहुत सिंपली आपको याद हो जाएगा, ठीक है, अभी इमीडिएटली। तो प्यूरिन में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन पे होता है रिंग में। अगर काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजीशन पे, जबकि पिरामिडिन में साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल, इसमें नाइट्रोजन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल, ऑड नंबर है, इवन नहीं है कुछ भी, फर्स्ट, थर्ड, 7th, 9th और फर्स्ट एंड थर्ड, इस तरीके से। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जब हम न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नाइट्रोजन के नंबरिंग का या पोजीशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्यूरिन एंड पिरामिडिन, ठीक है। अब इतना तो आप सभी जानते हो, राइट, कि डीएनए में थायमीन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि इन प्लेस ऑफ थायमीन यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है, इस पॉइंट से आप जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ट्रांसक्रिप्शन के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ थायमीन यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है। कैसे, चलिए जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे मैं उसको वहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है। तो इसमें आप देखो, ये हमारा बन गया आपका नाइट्रोजनस बेस। हम नाइट्रोजनस बेस को अटैच करते हैं किसके साथ, पेंटोज शुगर के साथ। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा बना हुआ है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज है, इसको मैं राइबोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर, कोई भी शुगर होगा, उसके फर्स्ट कार्बन ऑलवेज, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये जो फर्स्ट कार्बन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजनस बेस के साथ ऑलवेज, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, इसके साइड से फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट करेगा। अब नाइट्रोजनस बेस के साइड से कौन सा नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा ये डिपेंड करता है। अगर प्यूरिन है, ठीक है, अगर प्यूरिन है तो 9th नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। और अगर पिरामिडिन है, पिरामिडिन में से कोई भी, साइटोसिन हो, थायमीन हो, यूरेसिल हो, ठीक है, कोई भी होगा, ये फर्स्ट नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इज इट ओके? कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। आपने टाइप्स ऑफ बॉन्ड में 3 टाइप्स के बॉन्ड पढ़े होंगे, ठीक है, राइट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, राइट। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड आपने पढ़ा होगा पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। तो हियर इट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। Why it is called N-glycosidic bond? Because it contains nitrogen. Glycosidic bond is of mainly 2 types. Oxygen containing, that is represented by COC. This is also glycosidic bond. It is oxygen containing. Another type of glycosidic bond which is present here is called N-glycosidic bond and represented by CNC. This CNC. यार ये तो मुझे किसी बिस्किट का नाम लग रहा है, नमकीन वाले। Anyway, कुछ भी हो आप देख लेना, ठीक है। हियर इट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड CNC। तो ये जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन होता है राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ में जब नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। तो हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, पेंटोज शुगर का कौन सा कार्बन, फर्स्ट कार्बन। नाइट्रोजनस बेस का कौन सा नाइट्रोजन, अगर प्यूरिन है, एडेनिन और गुआनिन है तो 9th नंबर नाइट्रोजन, और अगर पिरामिडिन है, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल तो फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन। तो इस तरीके से ये जो बना अभी नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, ये बना आपका न्यूक्लियोसाइड। अब राइट, अब इसमें क्या करना है आपको, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करना है। तो न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, राइट। न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन के लिए आपको फॉस्फोरिक एसिड इसमें ऐड करना है, H3PO4। मैं उसको इस तरीके से लिख रहा हूं, इज इट करेक्ट, H3PO4, ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, राइट। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, देखो ये एसिड है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। एसिड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में रिएक्शन होता है तो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो एस्टर बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे भी सिंपली इस तरीके से क्या होता है कि एसिड का OH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H, ये कंबाइन होकर क्या रिलीज हो जाता है, H2O रिलीज हो जाता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बॉन्ड का सिंथेसिस हो रहा है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, राइट। तो ये बॉन्ड बन गया, ये एस्टर बॉन्ड बना। अब इसको कंबाइन आप क्या बोलोगे, जब आपके पास है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर
और आपके पास है फॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो आपके पास फॉर्मेशन होगा डीएनए एंड आरएनए। एक चीज और नोट करने वाली बात है, मैंने कहा कि डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है, वेरी नोन थिंग, राइट। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो राइबोज शुगर है वो सिर्फ जो राइबोज शुगर है, या फिर इसको हम डीऑक्सीराइबोज शुगर जो भी बनाए, तो यूरेसिल ओनली फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड विथ राइबोज शुगर। यूरेसिल ओनली फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड विथ राइबोज शुगर, व्हाइल थाइमिन फॉर्म्स न्यूक्लियोसाइड ओनली विथ डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर थाइमिन के साथ होगा तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। सपोज अगर मैं इसको एडेनिन ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने नाइट्रोजनस बेस को क्या ले लिया, एडेनिन ले लिया, ठीक है। तो एडेनिन ले लिया, तो अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को हाइड कर देता हूं, नहीं है अभी सपोज फॉस्फेट ग्रुप, तो ये जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड एडिनोसिन। इज इट ओके? अब एडिनोसिन बन गया ये। अगर मैं यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर लेता, पहले तो मैं राइबोज शुगर लेता हूं तो ये एडिनोसिन बना। अगर मैं अब डीऑक्सीराइबोज शुगर ले लेता हूं तो ये बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप इसमें ऐड कर देता हूं तो एडिनोसिन, ये पूरा स्ट्रक्चर एडिनोसिन होगा। आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को रखता हूँ और कब मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि फ्लो में मैं भूल जाऊँ। अभी फिलहाल राइबोज शुगर है, तो एडिनोसिन है, ये 9th नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, ये अभी बन रहा है आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर होता तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इस तरीके से बनता। तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये आपका न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। आप बहुत वेल नोन एक हायर न्यूक्लियोटाइड जानते होंगे जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर इसके साथ मैं 2 फॉस्फेट और ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो इस केस में ये बन गया आपका एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एनर्जी कैरियर ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एटीपी को बोलते हैं, बहुत वेल नोन मॉलिक्यूल है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो लास्ट फॉस्फेट होते हैं ना, ये जो बॉन्ड मैंने ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बनाया हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है हायर एनर्जी बॉन्ड, मतलब दे कैरी हायर एनर्जी, तभी तो एनर्जी करेंसी बोला जाता है एटीपी को, राइट। तो फिलहाल हमारा पॉइंट वो नहीं है, हमारा पॉइंट है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो फिलहाल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया, इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरीके से बाकी का भी आप बना सकते हैं, लाइक एडिनोसिन की जगह मैं क्या करता, गुआनोसिन, ठीक है। तो गुआनोसिन बनाता तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाता, फिर साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, थायमिडिन, ठीक है, थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। थायमिन के साथ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि थायमिन सिर्फ डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ बनाएगा और यूरेसिल किसके साथ बनाएगा, ओनली राइबोज शुगर के साथ। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर बन गया, राइट, न्यूक्लियोटाइड का, ओके। नाउ अब सिंपल एक बार फिर से हम इसको ट्राई करते हैं, राइट। क्या करना है हमको, बहुत फास्ट करेंगे इसको। हमको सबसे पहले एक राइबोज शुगर बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन रखना है, बाकी सभी जगह पे कार्बन रखना है, CH2OH आपका ये बन गया। इसके साथ आपको क्या करना है, नाइट्रोजनस बेस, फर्स्ट कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस को अटैच करना है। इसके अलावा अगर ये राइबोज शुगर है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे फ्री होगा, इज इट ओके। बाकी हाइड्रोजन से आपको वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है सबकी, ठीक है। इसके साथ मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ फॉस्फेट को, इज इट ओके। ये आपका बन गया फॉस्फेट। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, आपका फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन गया, इज इट ओके। अब आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि यहाँ अगर ये राइबोज शुगर है, काउंटिंग फिर से लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th कार्बन। तो अगर ये राइबोज शुगर है, इज इट ओके, ओके। अगर ये राइबोज शुगर है तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड कार्बन पे आपको एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। दैट मीन्स आरएनए में, राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन पे आपको फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा एंड दिस इज अ रिएक्टिव ग्रुप। दैट मीन्स आरएनए इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू डीएनए। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अगर हम बोलेंगे तो डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए,
राइट ना। तो न्यूक्लिक एसिड पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज मोर स्टेबल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो इसको और आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल एक पॉइंट मुझे यहाँ पे ध्यान आ रहा है। तो क्योंकि आरएनए में सेकेंड नंबर के कार्बन पे राइबोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, दैट इज रिएक्टिव ग्रुप, सो आरएनए इज मोर रिएक्टिव और लेस स्टेबल। अब मोर रिएक्टिव है तभी तो आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम, RNA can act as enzyme. Many RNA, not all RNA act as enzyme. Many RNA act as enzyme and they are called ribozyme. For example, 23S ribosomal RNA in bacteria, that is a ribozyme. That is example of ribozyme. कभी भी एंजाइम जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही अच्छा एंजाइम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड देन विल स्टार्ट अबाउट द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनिशियली कुछ एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे जो परफॉर्म किए गए थे ये प्रूव करने के लिए कि विच इज जेनेटिक मटेरियल। आपसे अगर पूछा जाए विच इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो आप तो इजिली आंसर कर दोगे डीएनए, क्योंकि आप सब जानते हो, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है बहुत 7th-8th क्लास से, तो वो आप कर दोगे। बट एक्सपेरिमेंटली हम उसको प्रूव करेंगे कि वाई डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। Sometime RNA also act as a genetic material in viruses, but mostly DNA is genetic material, and types of DNA, structure of DNA in the next video. So thank you very much.